तो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीबीएसई टीचर। मेरा नाम है आयुष। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किए थे उसको आगे बढ़ाएंगे। अगेन, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे कोई नया बच्चा पहुंचा है या कोई भी पुराना बच्चा हो तो उनसे मैं निवेदन करूंगा वो फर्स्ट पार्ट से जरूर हमारी वीडियो को देखें, क्योंकि हम शुरू से थोड़ा सा बेसिक लेकर चलते हैं। क्योंकि मैं हमेशा से अपील करता हूँ कि जिन बच्चों को साइंस का ABCD भी नहीं आता, जिन बच्चों को, वो हमारी वीडियो को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखें, तब यहाँ पे पार्ट 3 में है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे क्या, ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट तक हमने पढ़ा दिया था। ओम्स लॉ किसे कहते हैं, ओम्स लॉ क्या है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे स्टूडेंट, ठीक है। पहले थोड़ा सा मैं डस्टर ले लूँ। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए, ओम्स लॉ किसे कहते हैं। सबसे पहले, जैसा कि स्टूडेंट आपने शुरू से देखा कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने पढ़ा है, वोल्टेज के बारे में पढ़ा, उसके मतलब टाइप्स क्या होते हैं, चार्ज की, इसके बारे में पढ़ा है। तो अगर आप वो सब देख के आए होंगे तो यहाँ पे बहुत सारे सिंबल का मैं यूज करूँगा, वो आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप हमेशा लेक्चर को शुरू से फॉलो कीजिए। स्टूडेंट, ओम्स लॉ ने क्या कहा बताता हूँ कि आप देखेंगे कि एक ओम्स नाम के साइंटिस्ट हुए, महान साइंटिस्ट हुए ओम्स नाम के, जिन्होंने एक बहुत बढ़िया रिलेशनशिप बताया किसके बीच में, तो करेंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में बताया। यानी करेंट और वोल्टेज के बीच में एक रिलेशनशिप को ओम्स लॉ ने डिफाइन किया कि इन दोनों के बीच क्या संबंध है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है स्टूडेंट कि जितना भी करेंट है, मतलब कि जितना भी आई है, मान लीजिए कि ये कोई तार है बिजली का, तो इसमें तो करंट चल रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें जितना भी करंट चल रहा है, वो क्या है स्टूडेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी वोल्टेज की। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अब बहुत सारे को कंफ्यूजन होगा कि सर हम लोग ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो स्टूडेंट मैं बता दूं, अभी तो देखिए, मेरे वीडियो बनाने का मकसद ही होता है कि हम लोग बेसिक को लेके चले, इसलिए कोई वीडियो को छोड़िएगा मत, मैं फिर से ये सब बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट आप लोग जान ले कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। स्टूडेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उसके समान चलना, मतलब उसकी अकॉर्डिंग चलना। जैसे मैं आपके अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हूँ तो इसका मतलब है कि मान लीजिए कि मैं ज़्यादा पढ़ रहा हूँ तो आप भी ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं 10 रुपये कमा रहा हूँ तो आप भी 10 रुपये कमा रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए। मान लीजिए मैं 10 रुपये से 15 रुपये कमाने लगा, आप भी 5 रुपया बढ़ के 15 रुपया कमाने लगे। इसका मतलब क्या है, हम और आप एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक समान बढ़ रहे हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या स्टूडेंट कॉन्सेप्ट है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहीं के आप सुनेंगे, मतलब कि मान लीजिए कि हम 5 रुपया मेरी आमदनी यानी कि इनकम है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और आपकी 5 रुपया इनकम घट रही है। मतलब हम बढ़े और आप घटे, किसी भी चीज़ में हो। मान लीजिए हम ज़्यादा खाना खा रहे हैं, आप थोड़ा सा कम खाना खा रहे हैं, तो हम बढ़े आप घटे, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हम भी बढ़े और आप भी बढ़े, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो स्टूडेंट, ओम्स लॉ ने बताया कि जो करंट आई जो मतलब कि वायर में ट्रेवल करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, V फॉर वोल्टेज, I फॉर करंट, ठीक है स्टूडेंट। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, जो हमारे घर में टेम्परेचर होता है उससे मैं ऐसे, मतलब कि जो हमारे जो इलाके में होता है, मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर हो गया, अब माइनस वाइनस टेम्परेचर का बात नहीं, जो घर का टेम्परेचर है। अब स्टूडेंट यहाँ पे उन्होंने बताया इस चीज़ को। अब स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, उससे पहले इसको थोड़ा सा प्रूफ मैं करूँगा, और इसके प्रूफ होने से पहले एक चीज़ को जानेंगे, उसका नाम है रेसिस्टेंस। ओम्स लॉ को स्टूडेंट हम डिफाइन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रेसिस्टेंस पढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। स्टूडेंट, रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है कि समस्या, यानी कि प्रॉब्लम। रेसिस्टेंस एक समस्या होता है, लेकिन हम इसको ऐसे समस्या नहीं कह सकते। रेसिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट, कि आपको मैं एक एग्जांपल के रूप में समझा रहा हूँ। ये जो होता है करंट को ट्रैवल करने में रोकता है, उसी को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस, यानी रेसिस्टेंस अपोज द फ्लो ऑफ करंट। मान लीजिए कि ये कोई एक रास्ता है, ठीक है, और यहाँ से आप जा रहे हैं, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे 10 आदमी उधर से भी आ रहे हैं,
10 आदमी इधर से भी जा रहे हैं, आप भी उसमें से एक है, तो सोचिए आप कितनी कठिनाई से इस गली से निकलेंगे। मान लीजिए कोई आपके मोहल्ले की गली है, 10 लोग इधर से आ रहे हैं, 10 लोग इधर से जा रहे हैं, तो आप कितनी कठिनाई से, मतलब कितना प्रॉब्लम फेस करके आप इससे बाहर निकलेंगे। बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करेंगे। अगर मैं पूछूं कि अगर आप इससे कितना जल्दी निकलेगा, तो आप कहेंगे सर इसमें तो बहुत परेशानी होगी। जैसे कहीं कहीं भीड़ होता है तो हम लोग कैसे ऐसे हट हट के जाते हैं। आप ये अपना CID सीरियल देखते होंगे, तो उसमें ऑफिसर लोग जब भीड़ भाड़ इलाके हरिद्वार उद्वार की सीन आता है तो कितना हट हट के जाते रहते हैं, मतलब कि एकदम कंजेस्टेड एरिया। तो आप कहेंगे कि सर इससे निकलने में हमको बहुत टाइम लगेगा। स्टूडेंट, सेम ऐसी कहानी वायर में करंट के साथ होती है। तो अब देखिए, ये सारे लोग आपके लिए रेसिस्टेंस का काम किए, आपको यहाँ से पास करने में बहुत सारी आपके सामने कठिनाई को पैदा कर दी, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। स्टूडेंट, सेम वैसा ही होता है। मान लीजिए कोई वायर है और इधर से करंट फ्लो हो रहा है, तो रेसिस्टेंस इसके अंदर जो होता है, ये एक इनविजुअल चीज़ है, मतलब होता है, वो क्या करता है, करंट को फ्लो करने से रोकता है। मान लीजिए इधर से 5 करंट आ रहा है, तो रेसिस्टेंस रोक के इसमें से 3 को ही निकलने देगा, बारी बारी से निकलने देगा। मान लीजिए कि आप यहाँ पे 50 लोग इसमें गए, एक रास्ते में 50 लोग, और यहाँ से सिंगल वे पास होने वाला है, तो आप तो एक एक करके निकलेंगे ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो कुल मिला के कहने का अर्थ है कि रेसिस्टेंस जो है फ्लो ऑफ चार्ज का अपोज करता है, मतलब चार्ज को, करंट को अपने रास्ते से आने की, मतलब जो करंट आना चाहता है तार के बाद, उसको रोकता है। तो ये रेसिस्टेंस के बारे में बहुत थोड़ी सी एक जानकारी हो गई। स्टूडेंट, घबराए नहीं कोई बच्चे, इसकी पूरी डिटेल हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। उससे पहले ओम्स लॉ को थोड़ा सा जान लें। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने जाना कि ओम्स लॉ क्या होता है, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वोल्टेज के। तो अब हम लोग कहते हैं कि V इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मान लीजिए A बराबर B, तो B बराबर A, तो वही मैंने यहाँ लिखा, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि रेसिस्टेंस है वो एक कांस्टेंट चीज़ है। जो अभी मैंने रेसिस्टेंस बताया, जो समस्या बताई, वो एक कांस्टेंट चीज़ है, मतलब वो बदलता नहीं। जैसे कि मान लीजिए कोई रास्ता है, इससे करंट पास हो रहा है, मैं बार बार एग्जांपल दूंगा कि ये गली है और इससे मान लीजिए करंट आप ही पास हो रहे हैं, और यहाँ पे एक सिंगल वे है, तो ये तो बदलेगा, घटेगा नहीं। ये तो सिंगल वे का जिंदगी भर सिंगल वे ही रहेगा। आप कहेंगे सर इसको हम तोड़ के बड़ा बनाएंगे, तो वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब तक इसमें आप कुछ बदलाव नहीं लाएंगे, ये तो कॉन्स्टेंट रहेगा। अब देखिए, एक ऐसा गली हो, इससे कभी 1 लोग निकलेंगे, कभी 2, कभी 50 भी आ सकते हैं, तो ये कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक तो कांस्टेंट चीज़ है। उसी प्रकार स्टूडेंट, रेसिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है किसी भी वायर के लिए, किसी भी अप्लायंस के लिए। मान लीजिए फ्रिज है, उसका अलग रेसिस्टेंस है, मोटा वायर उसका रेसिस्टेंस थोड़ा कम है, क्योंकि उसमें रास्ता बहुत बड़ा ही, आगे पढ़ेंगे। तो रेसिस्टेंस हर एक चीज़ का अलग अलग होता है, बट उस पार्टिकुलरली चीज़ के लिए कांस्टेंट होता है। मान लीजिए कॉपर का रेसिस्टेंस अलग होता है, आयरन का अलग होता है, लेकिन आयरन के लिए वो कांस्टेंट होता है। तो स्टूडेंट, आप बचपन 9th में ही पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो जान लीजिए कि जब भी हम लोग ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको नहीं कहेंगे, प्रोपोर्शनल का इसको साइन कहेंगे, डायरेक्टली इन्वर्सली तो हम लोग तय करते हैं। तो जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हम लोग एक कांस्टेंट चीज़ का प्रयोग करते हैं, मतलब यूज करते हैं। तो V बराबर, हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो बराबर का साइन देंगे, और R कांस्टेंट का यूज करेंगे। R यहाँ पे रेसिस्टेंस है। जब भी याद रखिए, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम कोई कांस्टेंट चीज़ देंगे। अब आप यहाँ पे कहेंगे सर कांस्टेंट तो 2 है, क्योंकि उसका वैल्यू तो कभी नहीं बदलता। सर हमने बचपन में पढ़ा कांस्टेंट तो सर x वेरिएबल है, उसका वैल्यू बार बार बदल जाता है, तो क्यों ना सर हम यहाँ पे 2 लिखे। तो ऐसा नहीं होता है, फिजिक्स के टर्म में भी कांस्टेंट होता है। तो अब साइंटिस्ट का जो इच्छा हुआ उन्होंने दिया, लेकिन कांस्टेंट ही दिया। तो V बराबर हमने RI, एक नया फार्मूला स्टूडेंट यहाँ से निकला। वोल्टेज बराबर क्या फार्मूला निकला, रेसिस्टेंस इनटू करंट। ठीक है, ये फार्मूला निकला। तो ओम्स लॉ यही स्टूडेंट बताया। अब इसी से हम लोग बहुत सारे चीज़ों के फार्मूले निकालेंगे, आपको बताता हूँ। आप देखे होंगे कि आप नोट कर लीजिएगा, मीट किया, थोड़ा सा पॉज करके स्पीड कम कर दीजिएगा और पॉज कर लीजिएगा, जल्दी मैंने मिटा दिया, माफ़ कीजिएगा। V बराबर हमने पढ़ा RI। स्टूडेंट, बीच में कुछ भी नहीं हो तो आप इसको मल्टीप्लाई मानते हैं। जैसे मान लीजिए A B लिखा होता है, A इंटू B होता है, तो RI यहाँ पे हमने देखा कि V बराबर फार्मूला आया। अब स्टूडेंट, इससे हम लोग 3 फार्मूले बना सकते हैं। तो क्या,
तो मान लीजिए V बराबर आर आई रहे, ठीक है, और V बराबर आई छोड़े और R को यहाँ बट्टा में कर दे। क्यों? जैसा कि आप जानते हैं ये गुना में है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में, और इधर आएगा तो डिवाइड बन जाएगा, V बाई आर हो गया। I बराबर एक नया फार्मूला हमारे पास आया, क्या? V बाई आर। उसी प्रकार स्टूडेंट मान लीजिए V बराबर आर आई है, हम लोग क्या करते हैं, V को इधर ही छोड़ते हैं, इस बार R को इधर ही छोड़ते हैं और I ले आते हैं इधर। इधर मल्टीप्लाई में, इधर आया तो डिवाइड में, तो हमारे पास एक नया फार्मूला आ गया, क्या? R बराबर V बाई आई। तो ये 3 फार्मूला यहाँ से स्टूडेंट बन गया। फिजिक्स में क्या होता है डियर स्टूडेंट कि हम लोग फार्मूले से फार्मूला का मतलब कि निर्माण कर देते हैं, बना देते हैं। तो ये हमने सीखा। तो रेसिस्टेंस बराबर जब भी निकालना हो वोल्टेज बाई करंट, हम लोग अगर लिखते हैं तो हम लोग रेसिस्टेंस नाप देंगे किसी चीज़ का वोल्टेज और उससे करंट को डिवाइड कर दीजिए, रेसिस्टेंस आ जाएगा। अगर करंट निकालना हो तो उसके भी बहुत फार्मूले हैं, पहले फार्मूले हैं, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा बहुत सारे बच्चों को कि सर करंट का तो आपने यहाँ पे फार्मूला पढ़ाया I बराबर V बाई आर हमने, और पिछली वीडियो में सर आपने पढ़ाया I बराबर Q बाई टी। तो दोनों करंट का फार्मूला होता है स्टूडेंट। मान लीजिए आपको Q और T दिया हो तो इस फार्मूले से निकालिए, V और R दिया हो तो इस फार्मूले से निकालिए। V मतलब वोल्टेज, R मतलब रेसिस्टेंस। अब स्टूडेंट बहुत सारे बच्चों के एक छोटे से कन्फ्यूजन में दूर कर दूँ। स्टूडेंट कोई भी फार्मूला फिजिक्स का इस 3 पे ही आपको 10th में आधारित मिलेगा, मतलब 3 चीज़ का ही कॉन्सेप्ट रहेगा। जैसे I बराबर Q बाई टी, तो Q, T और I 3 चीज़ है। तो स्टूडेंट क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट होता क्या है कि आपको कोई भी अगर किसी फार्मूले में 2 चीज़ पता हो तो आप तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। मान लीजिए I बराबर Q बाई टी फार्मूला है, तो मान लीजिए हमें Q पता है, T पता है तो I निकलेगा, और Q पता है, I पता है तो T निकलेगा। कहीं आप पुट कर दीजिए 2 चीज़ को, आपको तीसरा चीज़ निकल जाएगा। तो हमने ये जाना कि ओम्स लॉ ने क्या कहा कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, यानी कि अगर ज्यों ज्यों करंट बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है त्यों त्यों वोल्टेज भी बढ़ेगा। और जैसा कि आप अपने घर में देखते हुए अगर वोल्टेज बढ़ जाता है तो करंट का फ्लो ज़्यादा हो जाता है कि नहीं, वही ओम्स लॉ ने बताया कि अगर करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे हम बढ़ रहे हैं आप भी बढ़ रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हम बढ़ रहे हैं आप घट रहे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो स्टूडेंट 2 चीज़ ओम्स लॉ से आई कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी चीज़ स्टूडेंट क्या आई कि I जो है यानी कि करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, तो रेसिस्टेंस के। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम लोग कैसे लिखते हैं, वह I प्रोपोर्शनल 1 बाई R। अगर डायरेक्टली रहता तो I प्रोपोर्शनल डायरेक्ट R लिखते, इन्वर्सली इसलिए 1 बाई में लिखते। अगर वोल्टेज इन्वर्सली हो तो 1 बाई R लिखेंगे। तो ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ के हिसाब से कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, यानी कि करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, लेकिन करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, तो 1 बाई आर के, मतलब कि रेसिस्टेंस के, यानी कि करंट अगर बढ़ता है तो रेसिस्टेंस कम होगा। और जानते हैं अगर मान लीजिए कि उस गली से ज़्यादा लोग निकलने लगे तो इसका मतलब यह ना है कि करंट मतलब आप बढ़ रहे हैं, ज़्यादा लोग निकल रहे हैं, रेसिस्टेंस कम हो रहा है। अगर इस वायर से ज़्यादा मात्रा में करंट निकले तो इसका मतलब क्या है कि इसमें रेसिस्टेंस समस्या कम है, अवरोधक जिसको हिंदी में कहते हैं, यहाँ कम है। तो जो जो करंट बढ़ेगा रेसिस्टेंस घटेगा, जो जो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, मान लीजिए इसमें जाम लगाने वाला आदमी बहुत हो जाता तो कितना कम आदमी इसमें से निकलेगा, त्यों त्यों करंट कम होगा। करंट बढ़ेगा वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा। ये ओम्स लॉ के 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने स्टूडेंट आए। अब स्टूडेंट 2 और कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए। अगर वोल्टेज को हम लोग डबल कर दें, मान लीजिए वोल्टेज कुछ भी हो, 50 वोल्ट हो, इसको हम लोग 100 कर देते हैं, तो जो करंट होगा स्टूडेंट वो भी डबल हो जाएगा, क्योंकि करंट जितना बढ़ेगा वोल्टेज उतना बढ़ेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कन्फ्यूज होता है कि सर वोल्टेज 50 बढ़ेगा तो करंट भी 50 बढ़ेगा। नहीं, वोल्टेज 50 से 100 हो गया मतलब दुगुना हो गया, तो करंट भी जितना रहेगा उतने का दुगुना होगा। करंट 2 एम्पियर रहता है 4 एम्पियर हो जाएगा। अब ये नहीं कह दीजिएगा कि 100 एम्पियर हो जाएगा, तब गलत हो जाएगा, उसके मल्टीप्लिकेशन में बढ़ता है। मान लीजिए 100 वोल्ट पहले से रहता वोल्टेज और 200 हो जाता तो कितना बढ़ा,
2 गुना बढ़ा तो करंट भाई जितना हो, मान लीजिए 4 एम्पियर हो तो 8 एम्पियर हो जाएगा। तो ये हमने सीखा। अगर मान लीजिए स्टूडेंट वोल्टेज आधा हुआ तो करंट भी आधा हो जाएगा। मान लीजिए 50 वोल्ट था 25 हो गया तो करंट भी मान लीजिए 10 एम्पियर रहेगा तो 5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक, अपने आप जितना उसकी वैल्यू रहेगी उसको हम लोग आधा हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट, तीसरी चीज अगर हमने देखी कि रेसिस्टेंस अगर डबल होता है तो करंट मतलब कि करंट आधा हो जाएगा, क्योंकि समस्या बढ़ेगी तो करंट निश्चित घटेगा। मान लीजिए गली में व्यक्ति बहुत सारे खड़े हो जाएंगे तो कैसे निकलेगा करंट, तो वही रेसिस्टेंस डबल होगा तो करंट आधा। अगर करंट डबल होता है तो रेसिस्टेंस आधा हो जाएगा, यानी हाल्फ हो जाएगा। मान लीजिए करंट 200 एम्पियर है तो 400 होता है तो रेसिस्टेंस 50 है तो ये 25 हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट चलता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जितना वो बढ़ेगा उतना वो बढ़ेगा। इन्वर्सली में अगर कोई डबल होता है तो एक आधा हो जाएगा, और कोई दूसरा डबल होता है तो एक आधा हो जाएगा, मतलब हाल्फ हो जाएगा, हाल्फ। तो ये हमने थोड़ा सा समझा। तो स्टूडेंट ये सब हमने समझा। हाँ, थोड़ी सी एक वीडियो में मैं बात कह दूं कि बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पे कहते हैं कि सर जैसे कि एक मैंने केमिस्ट्री बहुत शानदार वे में पढ़ाया, आप देखेंगे, लेकिन स्टूडेंट कुछ वर्ड्स है जिसको बोलने में कभी कभी मैं लटपटा जाता हूँ। कहने का अर्थ है कि मेरे मतलब कि मेरे जो टंग है वो थोड़े से फंस जाते हैं, जैसे सबस्टांस कुछ मैं बोलता हूँ तो वही हाफ है या हाल्फ है, तो इसको कभी कभी बोलूँ ना तो आप थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, कुछ बच्चे कमेंट कर दिए कि तुझे बोलना भी नहीं आता, पढ़ा रहा, तो कॉन्सेप्ट लीजिए हमसे, ज्ञान लीजिए और अपनी भाषा का प्रयोग कीजिए। और थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो यही बात एक कहना था। अब स्टूडेंट अगली वीडियो मैं बनाऊँगा। अब मैं लेक्चर रेगुलर डाल रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ी सी यहाँ पे नेट की भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो बड़ा लेक्चर बनाने में बहुत सारा कठिनाई होता है, और क्योंकि लेक्चर क्वालिटी देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक बात है। आगे हम लोग स्टूडेंट रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, उसके फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, और एक लेक्चर सीरीज पैरेलल का रखेंगे और एक लेक्चर में पूरे पावर्स को निपटा देंगे। तो अभी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और अपने पढ़ाई को जारी रखें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट कहूँगा। अब पढ़ते रहें। थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टूडेंट कमी हमारे पास, मतलब बोर्ड ये सब नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अगर माइक भी नहीं है तो जिन बच्चों को लगता है कि हेल्प करना चाहिए सीबीएसई टीचर्स को तो ज़रूर हेल्प करें कुछ, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। ये ओम्स लॉ का बहुत कॉन्सेप्ट वीडियो था, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और होमवर्क में ये रहा कि स्टूडेंट इस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसको आप लोग को सॉल्व करना है V = R × I के फार्मूले पे, और उस पे जितने भी क्वेश्चन आप खोज के बना सकते हैं उसको बनाइएगा। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आए या जो भी आपको ट्रिकी क्वेश्चन लगे कि हाँ इसको सर के अगले लेक्चर में डिस्कस करना चाहिए, वो वीडियो देखने के तुरंत बाद हमें help@cbseteacher@gmail.com, सारे लेटर स्मॉल में है, HELP cbseteacher@gmail.com पे वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेजें। अगले वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।